प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना आपको बताई गई थी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में होता क्या है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और जो आपतन कोण है, ठीक है, वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो इन दो कंडीशंस में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मृग मरीचिका। उसको हम कहते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका जो है दो स्थानों पर होती है। एक तो रेगिस्तान में होती है जहाँ पर रेत होती है, बालू होती है, दिन बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं, वहाँ पे होता है। दूसरा, इसके साथ साथ ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका होती है। मरीचिका ठंडे प्रदेशों में भी होती है जहाँ पर वर्ष भर मौसम ठंडा बना रहता है। ठीक है, वर्ष भर मौसम ठंडा बना रहता है। वहाँ पर नीचे बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी रहती हैं और वहाँ पर भी मरीचिका होता है, वहाँ पर भी भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, पहले हम रेगिस्तान मरीचिका की बात करते हैं। ये रेगिस्तान मरीचिका का फिगर बनाया गया है, आप जिसको देख रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका। देखिए वास्तव में होता क्या है कि रेगिस्तान में ताड़ के वृक्ष होते हैं, आप जानते ही हैं। रेगिस्तान में ये ताड़ के वृक्ष हैं और रेगिस्तान में जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं। गर्म होने पर क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा उसका जो हवा का जो प्रसार होता है वो अधिक हो जाता है। हवा हल्की हो जाती है गर्म होने पर, इसलिए वो हल्की हवा जो है वह ऊपर की तरफ उठती है। हल्की हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, तो अपेक्षाकृत नीचे के ऊपर वायुमंडल की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। भाई नीचे की हवा अगर ऊपर उठ जाएगी तो नीचे हवा का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, नीचे हवा का जो आयतन है वो कम हो जाएगा और ऊपर हवा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वायु का ही, हवा का ही माध्यम है, लेकिन ऊपर माध्यम आपका हो जाएगा सघन और नीचे माध्यम हो जाएगा विरल। ठीक है, वायु में ही दो माध्यम बन जाते हैं। ऊपर बन जाता है माध्यम आपका सघन और नीचे बन जाता है माध्यम विरल। ठीक है, दो माध्यम वहां वायु में ही क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ताड़ का वृक्ष आपका है, ठीक है, और ये जमीन की सतह आप देख रहे हैं, ये जमीन की सतह है, ये ताड़ का वृक्ष है। तो नीचे क्या होता है कि स्थान जो हवा की परतें होती हैं उनके बीच गैपिंग ज्यादा होती है और हवा के बीच की गैपिंग ज्यादा होने से नीचे का माध्यम थोड़ा विरल रहता है, ऊपर जो है माध्यम आपका सघन रहता है। जब ऊपर से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, ऊपर से आने वाली प्रकाश किरणें सघन में से आ रही विरल में, अपेक्षाकृत जो हम नीचे आते हैं वैसे वैसे माध्यम का जो घनत्व है वो कम होता जाता है, माध्यम विरल आपका होता जाता है। ठीक है, जब आप अंदर आएंगे तो सघन से विरल में जाने पर क्या होता है कि जो अपवर्तित किरणें हैं, ठीक है, वो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। जैसे यहाँ का माध्यम आपका सघन है, नीचे वाला उसके अपेक्षाकृत थोड़ा सा विरल है। जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आएगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, उसके और नीचे आएगी अभिलंब से थोड़ा और दूर हटेगी, उसके और नीचे आएगी अभिलंब थोड़ा और दूर हटेगी। कहने का मतलब हर स्टेप पर नीचे की तरफ आने पर अभिलंब से प्रकाश किरणें दूर हटती जाती हैं और ये दूर हटते हटते क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर आकर के ये प्रकाश किरणें फिर वापस मुड़ जाती हैं, क्योंकि इस स्तर पर आने पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाती है। क्योंकि ये आपतन कोण बढ़ते बढ़ते, पहली बार में आपतन कोण कुछ और रहेगा, दूसरी बार में आपतन कोण कुछ और रहेगा, तीसरी बार में और रहेगा, क्योंकि हर बार अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा, अभिलंब से किरणें दूर हटती जाएंगी और हर बार का अपवर्तन कोण अगली बार के लिए आपतन कोण बन जाएगा।
एक बार के लिए आपतन कोण, दूसरी बार का अपवर्तन कोण, अगली बार का अपवर्तन कोण, दूसरी बार का आपतन कोण। तो ये अपवर्तन कोण बार बार बढ़ता जाएगा, अर्थात हर पृष्ठ पर गिरने वाले आपतन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो उस अवस्था में प्रकाश किरणें नीचे ना आकर के फिर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएंगी, वो जमीन को नहीं टच करेंगी। जब ये किरणें मुड़ करके ऊपर की तरफ जाएंगी तो अगर यहाँ कोई प्रेक्षक है, जैसे हिरन ही है या व्यक्ति ही है, कोई बात नहीं है, हिरन या व्यक्ति कोई है, यहाँ से देखेगा तो उसको ये प्रकाश किरणें सीधी दिखेंगी कि ये सीधे उसकी आंख में आ रही हैं। तो उसको ऐसा आभास होगा, ऐसा एहसास होगा कि यह नीचे से आ रही हैं, इसलिए ऊपर वाले ताड़ के वृक्ष के ऊपर जो पत्तियां हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे जमीन के भीतर बनता हुआ दिखेगा उसको। तो उसको लगेगा कि यहाँ पर जल है, इसलिए जल का जो उल्टा प्रतिबिंब है वो पृथ्वी के अंदर बन रहा है। तो मृग को ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर जल है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, एक स्थिति और भी इसमें उसको भ्रमित करती है, क्योंकि नीचे हवा की डेंसिटी कम होती है और ऊपर हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है। नीचे माध्यम विरल होता है, ऊपर माध्यम सघन होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अगर नीचे हल्की वस्तु रख दी जाए और ऊपर भारी वस्तु रख दी जाए तो बैलेंस खराब हो जाता है, आप जानते ही होंगे, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। फिर जैसे ट्रक में नीचे आप रुई लाद दीजिए और ऊपर लोहा कर दीजिए तो ट्रक का बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो उस अवस्था में क्या है कि हिलना जो अस्थायी संतुलन हो जाता है। तो अस्थायी संतुलन की अवस्था में क्या होता है, ठीक है, ये हिलती रहती हैं। तो यहाँ की हवा की परतें ऐसे हिलती रहती हैं, तो जो प्रतिबिंब बना हुआ है ऐसे हिलता रहता है, प्रतिबिंब भी हिलता रहेगा। ठीक है, तो उसको श्योर हो जाता है कि यहाँ पर पानी ही है, पानी होने के नाते ही ये प्रतिबिंब आपका लगातार हिल रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा भ्रम हो जाता है मृग को कि यहाँ पर जो है वो जल है। जब वहां कुछ और दूरी आगे बढ़ता है तब उसको इस वृक्ष का जो इस स्थान का सही आभास हो जाता है, क्योंकि ये निश्चित दूरी के लिए ही है। अगर यहाँ पर ये हिरन ना होता, यहाँ पर होता या आगे होता तो उसको इस ताड़ का उल्टा प्रतिबिंब नहीं दिखता। तो एक निश्चित दूरी से ही उसको दिखेगा। तो यहीं से इसको भ्रम होगा। वो थोड़ा सा आगे जब चला जाएगा पेड़ के पास में तो उसका भ्रम दूर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए और आगे वाला जो वृक्ष है फिर वहां पर पानी का एहसास होगा। तो ऐसे मृग जो है पानी की तलाश में घूमता रहता है और उसको पानी की प्राप्ति रेगिस्तान में नहीं होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान में मरीचिका। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो रेगिस्तान में मरीचिका प्रकाश की किस घटना का एग्जाम्पल है? तो आप सीधे बताएंगे कि ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल उसका है। अच्छा, एक हो गया। दूसरे पर आ जाइए। वास्तव में ये जो आप देख रहे हैं ये ठंडे प्रदेशों में मरीचिका है। मरीचिका जो है दो स्थानों पर होती है, ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि ये देखिए झील है या जल है, इतना ठंडा पानी यहाँ पे है कि यहाँ पर लगभग कूल्ड एयर है, मतलब हवा बहुत ठंडी होती है। और ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है। तो ठंडे प्रदेशों में इसकी उलट घटना होती है कि नीचे हवा की जो परतें होती हैं वो भारी होती हैं और ऊपर की जो परतें होती हैं वो अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। नीचे की परतें भारी होती हैं और ऊपर की परतें अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। समझे बात को? तो यहाँ इसका उल्टा यहाँ पर होता है। नीचे जो है हवा की परतें भारी होती हैं, हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर हवा की परतें कम होती हैं या माध्यम विरल कह सकते हैं। तो यहाँ भी दो माध्यम बन जाते हैं। वायु के ही नीचे आपका सघन माध्यम हो जाता है, ऊपर आपका विरल माध्यम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर झील में या कोई मान लीजिए समुद्र है, वहां पर एक जलयान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस जलयान से चलने वाली प्रकाश किरणें जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो नीचे माध्यम सघन है, ऊपर विरल है, तो अविलंब से दूर हटती जाएंगी। वही घटना यहाँ भी हो रही है। जो एक परत से दूसरी में जाएंगी वैसे वैसे अविलंब से दूर हटती जाएंगी। ये बात क्लियर हो रही है? जब ये अविलंब से दूर हटेंगी तो दूर हटते हटते एक विशेष स्थिति में जाने के बाद क्या होगा कि आपतन कोण बढ़ते बढ़ते क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा। तो अविलंब से दूर हटते हटते हर स्टेप पर अविलंब से दूर हटेंगी तो एक विशेष परत पर इनका परावर्तन होना शुरू हो जाएगा और ये किरणें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उस स्थिति में क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के परिणाम स्वरूप यहाँ से प्रकाश किरणें नीचे की तरफ आना प्रारंभ हो जाती हैं।
समझ रहे बात को। और यहाँ से आने वाली सीधी प्रकाश किरणें जब ऊपर आप देखेंगे तो इस जलयान का उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वह हवा में लटका हुआ दिखाई पड़ता है। इस जलयान का जो उल्टा प्रतिबिंब है वो हवा में लटका हुआ दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में ठंडे प्रदेशों में मरीचिका हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पर भी भ्रम एक तरह होता है और जलयान जो आपका है समुद्र में उसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर लटका हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका है वैसे यहाँ पर ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका होती है। एक मिनट। तीसरा जो एग्जाम्पल है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, दो एग्जाम्पल तो बताया हमने, एक है गर्म प्रदेशों में मरीचिका और दूसरा है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। इसके अलावा जो तीसरा एग्जाम्पल है, एक तो आपको बताया था हमने कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना। क्लियर बात हो रही है? कांच में पड़ी दरार का चमकना, अगर खिड़की में कोई कांच लगा हुआ हो और वहां एक दरार पड़ जाए तो क्या होता है कि उन दरारों के बीच में वायु भर जाती है। वहां पर दो पृष्ठ बन जाते हैं, एक कांच का और दूसरा वायु का। अंतरा पृष्ठ वायु का हो जाता है, बाहरी पृष्ठ कांच का हो जाता है। वहां भी एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम हो जाता है। तो प्रकाश किरणें जब कांच से वायु में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि वो सारे भाग जहां से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें निकल करके आती हैं बाहर की तरफ, वो भाग आपको चमकीला दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये उसकी विशेषता है कि जिस पृष्ठ से उसका परावर्तन होगा वह पृष्ठ आपको चमकीला दिखाई पड़ेगा। तो दूर से ही आप देखेंगे तो कांच में पड़ी हुई दरार आपको चमकीली दिखाई पड़ेगी। ठीक है। तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या है कि परख नली, अगर कोई खाली परख नली है, खाली परख नली को अगर आप जल से भरे बीकर में डुबोएंगे तिरछा, अगर जल से भरे बीकर में खाली परख नली को आप डुबोएंगे तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो हो जाएगी। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में क्या होगा? ये भाग आपका चमकीला दिखाई पड़ेगा। कहां से? जहां से ये परावर्तन आपका हो रहा है, जहां से परावर्तन हो रहा है ये भाग आपको चमकीला दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो खाली पड़ी हुई परख नली का जल में चमकीला दिखाई पड़ना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे एग्जाम्पल, आगे आ जाइए। अगर कोई वायु का बुलबुला है, देख रहे हैं इस चीज को, चौथा एग्जाम्पल है, बता रहा हूं आपको। एक 5 आवाज दरार वाला आपको बता चुके थे। ये अगला जो एग्जाम्पल 5वां वाला है, ये क्या है कि अगर कोई वायु का बुलबुला है जो कि जल के भीतर बना हुआ है, वायु का बुलबुला जल के भीतर अगर बना हुआ है तो बाहर माध्यम क्या है? जल है, और भीतर क्या माध्यम है? वायु है। बाहर जल है और भीतर वायु है। ठीक है। ऊपर सघन माध्यम है और नीचे अंदर क्या है? विरल माध्यम है, वायु है। यहाँ पर ये आपका बुलबुला जो वायु का है ये जल के भीतर बना हुआ है तो विरल माध्यम हो गया, और बाहर आपका ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें वायु से होकर के जल में आती हैं तो जल से कांच में जब प्रवेश करती हैं तो जल और कांच के बीच का, माफ कीजिए, वायु में, जल से वायु में प्रवेश करती हैं तो जल से वायु के बीच का जो क्रांतिक कोण है उस क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर अगर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो ये वायु के भीतर न जा करके बल्कि इसी स्थान से ये परावर्तित हो जाएंगी। तो जिस स्थान से परावर्तित होंगी वो स्थान आपको चमकीला दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो पानी के भीतर वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई पड़ना, पानी के भीतर वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई पड़ना भी क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये क्या है? प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है। ये क्या है आपका? ये है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु क्या होता है? ये पतली सी नली होती है, प्रकाश की पतली सी नली, जो मोटा दिखाया गया ना, ये बहुत ही बारीक नली होती है। इसको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं या ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। इसमें देखिए ये नली के बीच में ये स्पेस आप देख रहे हैं, बीच में ये बीच में स्पेस होता है। इसकी जो बाहरी सतह होती है वह एक उच्च अपवर्तनांक, ठीक है, एक मान लीजिए ये जो बाहरी सतह आपका है वो कांच का हो सकता है या
क्वार्ट्ज का हो सकता है। किसका? कांच का या क्वार्ट्ज का। कांच या क्वार्ट्ज की नली होती है, समझ रहे बात को। और कांच या क्वार्ट्ज की जो नली होती है उस पर उससे ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव का लेप लगा होता है। बात समझ रहे मेरी बात को। उससे ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव का लेप, ये लेप आपको इतना एरियन दिखाएगा ना, बहुत पतला सा लेप होता है। जैसे ये मान लीजिए आपकी नली है, ठीक है, ये भीतर खाली है, तो इसको इसके अंदर क्या है, भीतर से लेप लगा दिया है किसका, एक हाई अपवर्तनांक के द्रव का, जिसका अपवर्तनांक हो 1.7। और बाहर क्या है, कांच की नली है, बाहर कांच की नली है और भीतर जो है वो उससे ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव का 1.7 अपवर्तनांक के द्रव का लेप लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि नली के भीतर जो द्रव है जिसका लेप लगा हुआ उसका अपवर्तनांक तो उच्च है, कितना है, 1.7। बाहर कांच है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5। तो बाहर कांच है उसका अपवर्तनांक 1.5 है और भीतर जो है वो द्रव का लेप है उसका अपवर्तनांक 1.7 है। तो वहां भी दो माध्यम बन गए। जब भीतर से यहाँ से प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, वो सघन माध्यम से टकराएंगी, मतलब लेप भीतर है उससे टकराएंगी, तो ये बाहर न जा करके, जो कि सघन से विरल में जाने पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाती है। तो अगर एक निश्चित एंगल से प्रकाश किरणें यहाँ पर प्रवेश करें, ज्यादा प्रकाश किरणें आप डालेंगे तो उसमें कुछ प्रकाश किरणें तो ऐसी होंगी ही जो कि क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित होंगी। तो ऐसी प्रकाश किरणें जो है वह पार न जा करके, मतलब द्रव से कांच में न जा करके द्रव के से वापस लौट आती है। कहाँ लौटेंगी, जो ये खाली वाली नली हमारी है। जब एक बार ये परावर्तन होकर के इस नली की सतह पर आएंगी तो ये बार बार परावर्तन होगा, बार बार परावर्तन होगा और परावर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो प्रकाश जो है वह इस ऑप्टिकल फाइबर के मार्ग से, ऑप्टिकल फाइबर के बीच जो आपका स्पेस है उस स्पेस से होता हुआ ये प्रकाश क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का बेस्ट एग्जांपल है। ये पतली पतली सी नलियां होती हैं, पाइपें होती हैं, इसमें प्रकाश जो है वह सिग्नल के रूप में अंदर की तरफ भेजा जाता है। मान लीजिए डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंदर जो है वो आमाशय में कोई चीज चेक करना है आपको, आमाशय की स्थिति आपको चेक करनी है, तो नली जो है वो डाल करके वो देख लेते हैं कि प्रकाश नली के माध्यम से भीतर तक पहुंच जाता है, तो भीतर की स्थिति क्या है आमाशय की या अन्य अंगों की, हृदय के अन्य अंगों की, आपके पेट के अन्य भाग की क्या स्थिति है, उसको वो जांच कर लेते हैं। ठीक है ना। या प्रकाशीय जो नलिकाएं होती हैं, इनका प्रयोग सिग्नल के रूप में प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बहुत लंबे लंबे स्थानों तक बिना तीव्रता में ह्रास हुए, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हो जाती है, तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा ही नहीं तो प्रकाश की तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी, तो प्रकाश यहाँ से उसी माध्यम में लौटते हुए बिना तीव्रता का ह्रास हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका अगला वाला है, तीसरा वाला है। ठीक है, अच्छा अब ये अब जरा आ जाइए, यहाँ पे आइए। ये जो आपका एग्जाम्पल है इसको आप यूं समझ लीजिए कि मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, इसको हम इस तरह से समझेंगे, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। ध्यान दीजिएगा, मछली द्वारा प्रेक्षित, ध्यान दीजिएगा, इस पे आप एकदम निगाह लगाइए, इस पे आप जरा एकदम निगाह लगाइए। ये मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब है या छोटा सा कोई प्रकाश, मतलब प्रकाशमान कोई चीज है, ये चारों दिशाओं में ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर जगह प्रकाश जो है वो बिखेर रहा है। यहाँ प्रकाश जा रहा है, यहाँ प्रकाश जा रहा है, हर जगह प्रकाश से बिखेर रहा है। तो बाहर की तरफ जो है हर स्थान, ये जितना स्थान है पूरे द्रव की सतह, ये हर स्थान आपका प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई मछली है तो मछली यहाँ पर समुद्र के भीतर होते हुए पूरे विश्व को देख लेती है, मछली यहाँ पर होते हुए पूरे विश्व को देख लेती है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि मछली, छोटी सी मछली, छोटी सी उसकी आंख पूरा विश्व कैसे देख लेती है। ठीक है ना। अगर हम कहीं ऐसे हम खड़े हुए हैं, हमारे आंख की क्षमता क्या है, हमारे आंख की क्षमता जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 अंश कोण पे हम देख लेते हैं। इधर हमारी क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हम नहीं देख पाते। अगर यहाँ इधर भी हम देख लें
तो हम कहेंगे कि इसके समांतर जितनी भी चीजें हैं हम सबको देख ले। अगर हम इधर को देख ले रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह क्या है, सब देख ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन मछली जो है सब देख लेती है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले आप बल्ब कंसीडर करिए। मान लीजिए ये बल्ब है, क्या है, बल्ब। बल्ब भीतर है, मान लीजिए कितनी गहराई पे है, h गहराई पे है। यह h गहराई पर है, ऐसे इस पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा। h गहराई पर एक बल्ब है। इस बल्ब से चलने वाली बहुत सारी प्रकाश किरणें जाएंगी। हमने एक प्रकाश किरण लिया हुआ है, एक प्रकाश किरण ये गई और जल के पृष्ठ पर, जहां पर जल और वायु का अंतर पृष्ठ है, वहां पर टकराई। ठीक है, जहां पर टकरा रही है वहां पर एक अभिलंब आपने खींच दिया। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक आपने अभिलंब खींच दिया। अब जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। अब जितना आपतन कोण होगा यहाँ पर, उसी हिसाब से अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश किरणें यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ बहुत सारी प्रकाश किरणें जाएंगी, टकराएंगी, तो अभिलंब से दूर हटेंगी। ठीक है, अगर यह आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, जल और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है फिक्स, जल और कांच, माफ कीजिएगा, जल और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, उस क्रांतिक कोण के बराबर कोण पर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो उसके लिए अपवर्तन कोण कितना होगा। आप जानते हैं कि क्रांतिक कोण किसी विशेष माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना हुआ वह विशेष आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो कहने का मतलब यह विशेष आपका आपतन कोण है। ठीक है, और इस विशेष आपतन कोण से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के पश्चात 90 अंश कोण बनाती है। यह समकोण आपका हो जाता है, मतलब 90 अंश का कोण हो जाता है। ठीक है, जब ये कोण 90 अंश तो एक तरफ हो गया, इसी तरह से इधर भी 90 अंश कोण पे इधर भी क्षैतिज जाएंगी, इधर भी क्षैतिज जाएंगी, यहाँ भी क्षैतिज जाएंगी, तो चारों तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रकाश किरणें क्रांतिक कोण से आपतित होने के बाद क्या होता है, जल की सतह पर चारों तरफ फैल करके हर दिशाओं में चली जाती हैं। जब जल की सतह पर चारों तरफ प्रकाश किरणें फैलेंगी तो उसके ऊपर की सारी चीज प्रकाशमान हो ही जाएगी, मतलब अधिकतम जल की सतह पर। उसके बाद या तो वायु में यहाँ प्रकाश किरणें जाएंगी, या तो यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, हर जगह जाएंगी, तो पूरा स्थान क्या होता है, प्रकाशमान हो जाता है। तो अगर पूछा है कितनी एरिया प्रकाशमान हो रही है, वह क्षेत्रफल बताइए जो प्रकाशमान हो रहा है। तो मान लीजिए यह आपका एक विशेष क्षेत्रफल है, यह आपका एक विशेष क्षेत्रफल है जो कि इस छोटे से बल्ब के द्वारा प्रकाशमान हो रहा है। यह एक विशेष क्षेत्रफल है जो छोटे से बल्ब के द्वारा प्रकाशमान हो रहा है, पूरी तरह से प्रकाशमान हो रहा है। यह सर्किल पूरी प्रकाशमान हो रही है, बाकी प्रकाशमान तो हर एरिया हो रही है। ठीक है ना। यहाँ जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ जाने वाली प्रकाश किरण, ये चारों तरफ एक आपका जो वृत्त बन जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी मिलेगा कि नीचे एक बल्ब रखा हुआ है इतनी गहराई पर, तो बताइए बाहर जल की सतह पर कितने क्षेत्रफल को प्रकाशमान कर देगा, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यह C देख रहे हैं, ये एंगल क्या है, C। अगर ये एंगल आपका C है तो ये भी एंगल C हुआ, क्रांतिक कोण है ये। साइन C की वैल्यू क्या होगी, साइन C इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है h, कर्ण आपको नहीं पता, कर्ण हो जाएगा पाइथागोरस की प्रमेय से √r² प्लस h²। ये r होगा, ये h होगा, तो ये हो जाएगा √r² प्लस h²। तो ये हो जाएगा साइन C इक्वल टू h अपान √r² प्लस h²। ठीक है, h अपान √r² प्लस h²। बात क्लियर हो गई इतनी। ये साइन C की वैल्यू हो गई। और आप जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है n जो अपवर्तनांक होता है n, जिसको आप कहते हैं 1n2, मतलब पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या होता है ये 1 अपान साइन C होता है, 1 अपान साइन C। तो मान लीजिए वायु के सापेक्ष ये जल है, वायु के सापेक्ष जल को हम अपवर्तनांक को n से दिखाएं तो हो जाएगा n इक्वल टू 1 अपान साइन C। 1 अपान साइन C का मतलब क्या हो गया, ये साइन C की वैल्यू है, इसका उल्टा कर दीजिए, √r² प्लस h² डिवाइड बाई h, ये तो होगा। साइन C की वैल्यू ये है, 1 अपान साइन C की वैल्यू, इसका उल्टा हो गया। तिरछा गुणा आप करेंगे तो हो जाएगा n², माफ कीजिएगा
n इंटू एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्क करेंगे आप तो हो जाएगा ये एन स्क्वायर प्लस, माफ कीजिएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहां से या पक्षांतर कर दीजिए इसको तो हो जाएगा ये एन स्क्वायर -1 और यहाँ एच स्क्वायर इधर लाए कॉमन हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई है। ये हो गया आपका आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई है ये। ठीक है, ये हो गया आपका आर स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, एक चीज यहाँ पर जो है कंफ्यूज थोड़ा सा गलत हो गया। साइंस इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है ना, साइंस इज इक्वल टू क्या होगा, लंब आपका आर होगा। ये लंब आपका यहाँ पर क्या है, ये लंब आपका ये हो जाएगा आर। ठीक है ना, साइंस इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब साइंस के लिए लंब आपका ये हुआ ना, आर हुआ, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। ये आर होगा तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे आप यहाँ पे तो हो जाएगा ये एन स्क्वायर -1 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। ठीक है, या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर हो जाएगा एच अपान, इसको रूट में कर दीजिए, अपान एन स्क्वायर -1। ये क्लियर हो गया बात। आर इक्वल टू क्या हो गया, एच अपान अंडर रूट एन स्क्वायर -1। अगर ये त्रिज्या पूछी जाए कि वो उस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्या होगी जो कि प्रकाशमान हो रहा है, इसकी त्रिज्या, तो आप सीधे इतना बता देंगे। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए आर स्क्वायर वैल्यू है एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। तो यहाँ पर जो एरिया निकालनी होगी तो ए इक्वल टू हो जाएगा पाई, लगा देंगे, आर स्क्वायर की स्थान रख दीजिए, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। क्लियर हो गई बात। ए इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। ये जो है एरिया हो गई जो कि प्रकाशमान होगी। बात क्लियर हो गई इतनी। तो यह वह भाग है जो कि प्रकाशमान होगा नीचे रखे हुए बल्ब के द्वारा या प्रकाशित किसी वस्तु के द्वारा। मछली यहाँ पर अगर रहेगी तो मछली भी इस एंगल से, या मछली की आंख अगर हो जाएगी तो ये 90 अंश के कोण पर हर स्थान पर जल की सतह पर जाने वाली प्रकाश किरणों के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, संपूर्ण विश्व है उसके ऊपर, जल की सतह के ऊपर देखा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड ही तो हुआ, तो उस पूरे ब्रह्मांड को देख लेती है। तो इसको हम कहते हैं कि मछली द्वारा यह प्रेक्षित विश्व है। बात क्लियर हो गई। चलिए, अच्छा एक चीज में और है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। इसमें कुछ नहीं आपको समझना है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में जैसे ये आपका प्रिज्म है, देख रहे हैं इस चीज को, ये प्रिज्म आपका है, समकोण प्रिज्म है, ये समकोण प्रिज्म है। जब ये प्रकाश किरण सीधे जाएगी यहां से, आप जानते हैं कि अभिलंबोत आपतित होगी तो अपवर्तन नहीं होगा। अगर आपतन कोण 0 तो अपवर्तन कोण भी 0। तो यहाँ पर मान लीजिए और ये समद्विबाहु प्रिज्म है, यानी यह कोण 45 अंश का है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण जब जाएगी तो यह कोण भी 45 अंश का हो जाएगा क्योंकि ये 90 अंश है। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण अगर 45 पर, ये अभिलंबोत रेखा हो गई मान लीजिए, ठीक है, अभिलंब हो गया ये। अगर 45 होते ही 45 हो जाएगा, 45 पर ये आपतित हो रही है तो 45 पर बाहर भी निकलेगी, तो ऐसे ये बाहर निकल आएगी। ये किस घटना में हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना में। क्योंकि कांच और वायु के लिए जो आपका क्रांतिक कोण होता है वो 42 अंश होता है लगभग, मैं लगभग बता रहा हूं उसको। तो ये 45 अंश से कम होता है, ठीक है ना। 45 अंश मतलब आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ। क्रांतिक कोण 42 अंश अगर है और 45 पर आपतित हो रही है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तो होनी है। इसलिए यह प्रकाश किरण वायु में न जाकर के यहीं से सीधे वापस लौट आती है। ये बात क्लियर हुई। ये सीधे यहाँ से वापस लौट आएगी तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पर प्रिज्म का पूर्ण परावर्तन हो जाता है। प्रिज्म से जाने वाली किरणें जो होती हैं वो प्रिज्म से बाहर नहीं निकलती बल्कि उसी प्रिज्म के भीतर से वापस हो जाती हैं।
इसको क्या कहते हैं? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। एक चीज आपको और बता दें, इसी में प्रिज्म में ही अगर ये जो आपका पृष्ठ है, ये जो आपका पृष्ठ है, प्रिज्म का पृष्ठ, इसको हम ऐसे 2 बार रखें, कहने का मतलब ऐसे रखें, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ऐसे। ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बता रहा हूं, ये 45 अंश है, ये 45 अंश है। बात क्लियर हुई? तो अगर प्रकाश किरणें यहां जाएंगी, ठीक है, तो प्रकाश किरणें यहां जाने के बाद यहां पर आएंगी, फिर यहां आने के बाद यहां पर आएंगी, ठीक है, ऐसे। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उसी प्रिज्म को अगर बेस जो उसका है, बेस प्रिज्म का जो बेस है, मतलब ज्यादा लंबा वाला भाग है, उसको आप सामने करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश किरण यहां जाएगी, यहां भी 45 अंश आपतन कोण होगा, यहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना आपकी यहां भी होगी, और ये फिर बाहर निकल आएगा। तो एक बार यहां परावर्तन हुआ, एक बार यहां परावर्तन हुआ, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और ये प्रकाश किरणें आपकी बाहर निकल आएंगी। और यही 2 बार परावर्तन आपका यहां भी होगा। अगर आपका प्रिज्म इस तरह बना हुआ है, देखिए, यहां से प्रिज्म को आप तीसरी कंडीशन में ऐसे रखें, तो प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी दूर से, ठीक है ना, ये देखिए, यहां से यहां गिरेंगी, फिर यहां से यहां जाएंगी, फिर यहां से यहां आएंगी, ऐसे। कहने का मतलब 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एक बार यहां से होगा, और परावर्तन मतलब एक ही पृष्ठ होगा यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर जाएंगी, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ आएंगी, फिर यहाँ से बाहर निकल आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपतन कोण आपका बनेगा उसका मान क्रांतिक कोण से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जो प्रिज्म की है वो है, ठीक है। और पूर्ण आपसे पूछा जाए पूर्ण परावर्तक प्रिज्म किस घटना का एग्जाम्पल है, तो आप बता देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का एग्जाम्पल है। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, वो आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल ये आपके पूछे जाते हैं, रीजन पूछा जाता है, यही दे दिया जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है किस प्रकाश घटना पर आधारित है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या जल में परख नली क्यों चमकीली दिखाई पड़ती है, कांच में पड़ी दरार जो है चमकीली क्यों दिखाई पड़ती है, तो उसका आपको बताना पड़ेगा, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टिप्पणी लिखने में भी आता है। तो ये छोटा चैप्टर आपका है। यहाँ तक तो आप हाई स्कूल में जो आप पढ़ चुके थे लगभग वही बेस चल रहा था। अब इसके अगले वाला जो पार्ट है, वहाँ से प्रकाश जो है शुरू होगा, जो आपका 12th का वास्तविक भाग है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो लगा लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, लगा लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं कल देखूंगा, कल इस पर न्यूमेरिकल जो भी है वो बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे से जो नया चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है।